आज की इस क्लास में हम लोग देखेंगे फिर ऑब्जेक्टिव, यानी आज ऑब्जेक्टिव जो होगा डेट ऑफ पार्टनर से रिलेटेड होगा। हमने अभी पार्टनरशिप सेक्शन का ऑब्जेक्टिव खोले हुए हैं। जैसे जैसे पार्टनरशिप का सेक्शन निकलेगा उसके बाद देखिए सभी 12 क्लास के सभी चैप्टर का सेशन इस पर आएगा। अब रहा आपको इसको वीडियो को देखना है, इसके आंसर को याद रखना है, जो भी डिफिकल्ट है आंसर उसको समझना है, क्योंकि बोर्ड की परीक्षा आपको देना है। और आपको मालूम होना चाहिए कि अगर ऑब्जेक्टिव 100% आप क्लियर कर दिए तो 50 नंबर तो आपको श्योर सर्टेन बन जाता है। बच गया 50 नंबर में सब्जेक्टिव में से, उसमें से अगर 25 भी नंबर लाते हैं, 50% भी नंबर लाते हैं तो आप 75 का कैटेगरी आप फुलफिल कर रहे हैं। इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव को 100% डील करके आना और सही। तो पहला क्वेश्चन स्क्रीन पर देख रहे होंगे और आंसर के साथ हम लेके आए, सिर्फ समझाने की काम करेंगे। और आप भी आंसर देख रहे हैं कि टिक लगा, आपका भी आंसर जानते होंगे तो वही होगा, सिर्फ समझना है। देखिए ये क्वेश्चन आप गौर से देखेंगे, ये क्वेश्चन आपको 19-20 में पूछा हुआ है, 19 और 20 3 बार क्वेश्चन पूछा हुआ है। और ये आपको निश्चित रूप से इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। मृतक साझेदार की देय राशि चुकाई जाती है उसके किसको कह रहा है, कोई भी पार्टनर अगर मर जाए द अमाउंट ऑफ ड्यू टू डिक्रीज पार्टनर इज ए पेड हिज, किसको पेड किया जाता है तो उसके नॉमिनी को, उसके नॉमिनी के, ऐसे फादर नहीं बोल सकते, ऐसे फ्रेंड नहीं, वाइफ नहीं, वह जिसको रिप्यूट किया होगा ना उसी को दिया जाएगा। कोई जो ही नहीं कि उसकी अपने पत्नी को ही मिलेगा, कोई नहीं फादर, हो सकता है थर्ड व्यक्ति को भी नॉमिनेट कर दिया हो कि हमारे मरने के बाद मेरी संपत्ति के मालिक कौन होगा। तो जो होता है उसको कमर्शियल भाषा में बोलते हैं एक्सिक्यूटर। तो देखिए यहाँ उत्तराधिकारी या निष्पादक के नाम से, इसको एक्सिक्यूटर के नाम से आप लोग पढ़ा रहे थे। ये आंसर आपका डी नंबर आंसर सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम 15 की तरफ चलेंगे। 15 में दिया हुआ है पुनर्मूल्यांकन खाता कब तैयार किया जाता है, पूछा राइटर कि रीवैल्यूएशन अकाउंट इज प्रिपेयर्ड एट द टाइम ऑफ, कब तैयार किया जाता है। ये क्वेश्चन 15, 16 और 21 में पूछा हुआ। देखिए हमने जितने मॉड्यूल तैयार किए हम लोग जहाँ से भी लिए आपको, मतलब ये सारे क्वेश्चन एग्जाम के पर्पस से है, एग्जाम में पूछा हुआ है। इस तरह का क्वेश्चन रिपीट करता है, इसलिए सारे क्वेश्चन आपको हर हाल में याद रखना होगा। बस आप वीडियो में कान में हेडफोन लगाएगा, शांति से सुनेंगे तभी समझ में आएगा। नए साझेदार के प्रवेश पर, हाँ ये भी सही है। किसी साझेदार के अवकाश करने पर, ये भी सही है। किसी साझेदार की मृत्यु होने पर सभी दशा में रिवैल्यूएशन अकाउंट तैयार किया जाता है, इसलिए इसका आंसर होगा ऑल ऑफ दिस। ऑल ऑफ ये वो है, डी नंबर आंसर इसका सही होगा। 15 नंबर में चलते हैं। 3 नंबर सभी साझेदार की संयुक्त जीवन बीमा पर ली गई बीमा पॉलिसी होती है। कह रहा है अगर ज्वाइंट लाइफ पॉलिसी कंबाइंड लिया जाए, सब पार्टनर के साथ लिया जाए तो उसको क्या कहा जाता है, तो उसको कहा जाता है ज्वाइंट लाइफ पॉलिसी। देखिए ज्वाइंट लाइफ पॉलिसी इंग्लिश में दिया हुआ है, हिंदी में ये नंबर सही होगा। सिंगल लाइफ पॉलिसी नहीं, गलत है। फार्म्स लाइफ पॉलिसी नहीं, गलत है। यानी इसका जब भी आंसर होगा एक होगा, ज्वाइंट लाइफ पॉलिसी के नाम से जाना जाएगा। एक्चुअली न्यूमेरिकल मैथ देखते अगर बन जाएगा तो निश्चित रूप से बता देंगे। एक्स वाई जेड, देखिए सबसे पहले रेशियो ठीक कर लीजिए। इसका रेशियो जैसे ठीक कीजिएगा ना तो यहाँ पर 6, यहाँ भी 6, यहाँ भी 6, देखिए 6 कट गया, ये 2 मरतबे और 3 मरतबे, यानी इसका अनुपात 3:2:1 सही हो गया। ये आप देख सकते हैं यहाँ पर अनुपात आ गया। अब कह रहा जेड की मृत्यु हो जाती है तो जेड हटा देंगे, बच गया कितना, 3:2। यही आपका नया अनुपात होगा, इसलिए इसका आंसर देखिए यहाँ पर है, टिक लगा हुआ है। इस तरह का क्वेश्चन हम बताए थे कि अगर कोई पार्टनर मर जाता है और कुछ नहीं कहता तो उसके रेशियो को साइलेंट कर दीजिए, अब बाकी रेशियो रहेगा, वही उसका न्यू होगा, वही उसका प्राप्ति रेशियो होगा। 5 नंबर क्वेश्चन, साझेदार की संयुक्त जीवन पॉलिसी, साझेदारों के संयुक्त जीवन पॉलिसी एक डैश खाता है। राइटर कह रहा है कि साझेदारों के संयुक्त पॉलिसी एक डैश खाता है, कौन खाता है, तो यहाँ पर देखा जाए गौर से तो यहाँ पर है कि नाम मात्र, दायित्व, व्यक्तिगत संपत्ति। देखिए ज्वाइंट लाइफ पॉलिसी एक एसेट होता है, इसलिए इसको हम लोग डी नंबर आंसर राइट मानेंगे और डी नंबर पर काम करेंगे। नेक्स्ट 6 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। हम पहले ही बोले कि डेट ऑफ पार्टनर का से उठाए हुए, साझेदार की मृत्यु पर अंतिम भुगतान होता है। साझेदार जब मरता है उसका अंतिम भुगतान कैसे होता है, ऑप्शन देखेंगे। पूंजी खाते से, निष्पादक के खाते से होता है, एक्सिक्यूटर को होता है। एक्सिक्यूटर जब भी कोई पार्टनर मर जाए तो उसको एक्सिक्यूटर को पैसा दिया जाता है। साझेदारी, भारतीय साझेदारी अधिनियम 1932 धारा 37 के अनुसार उत्तराधिकारी को ब्याज का दर, देखिए ये भारतीय संविधान में इस पार्टनरशिप का चर्चा किया गया है और उसमें ये बताया गया है कि कोई भी अगर पार्टनर किसी वजह से मरता है तो ऐसे केस में उसके उत्तराधिकारी को अगर हम पैसा तुरंत नहीं हैंड ओवर करते हैं तो उसको ब्याज देना पड़ेगा और ब्याज ले सकता है। तो ब्याज का दर होगा 6% वार्षिक,
6% वार्षिक, 6% वार्षिक। चलिए ये वाला हो गया। अब 8 में चलते हैं। मृतक साझेदार के निष्पादक, देखिए 8 नंबर, मृतक साझेदार के निष्पादक को साझेदारी मृत्यु तिथि के देय राशि पर ब्याज दिया जाएगा। कह रहा है मृतक साझेदार के निष्पादक को साझेदार के मृत्यु तिथि तक देय राशि पर ब्याज दिया जाता है 6%। वही सवाल है, 2 बार पूछा है। आप समझ लीजिए किसी तरह का ब्याज पूछता है तो 6% इसमें काम आता है। 9 नंबर, एक साझेदार की मृत्यु के दशा में संचित लाभ हानि को साझेदार द्वारा बांटी जाती है। पुराने लाभ भी, देखिए अगर कोई पार्टनर कभी भी मर जाए और उस कंडीशन में अगर बैलेंस शीट में मतलब रिजर्व हो या प्रॉफिट लॉस हो तो बांटने की बात आएगा तो ओल्ड रेशियो पर बांटा जाता है, इसलिए ओल्ड प्रॉफिट शेयर रेशियो के नाम से इसमें जानेंगे और ये आपका ऑप्शन ए होगा। क्लियर। और उसके बाद 10 नंबर चलते हैं। 10 में लिख रहा है कि XYZ साझेदार है जो लाभ हानि को इतना बांटते, फर्म के पास इतना रुपया का एक संयुक्त बीमा पॉलिसी है, या चिट्ठे में इतना रुपया समर्पण, देखिए ये समर्पण मूल्य काम आएगा। सिलेंडर वैल्यू में ही देखिए कोई पार्टनर मरता है ना, जितना कि इंश्योरेंस है उससे कोई मतलब, इंश्योरेंस कंपनी कितना तय किया तो 20,000 तय किया, इसमें से हिस्सा मृत्यु तय कैसे बांटा जाएगा। देखिए तो यहाँ पर ये थोड़ा सा अटपटा क्वेश्चन एक बार हम पढ़ लेते हैं। XYZ साझेदार जो लाभ हानि कितना बांटे, फर्म के पास 1,20,000 का जीवन बीमा पॉलिसी है तथा चिट्ठे में यह 20,000 का समर्पण मूल्य दिखाई जा रही है। एक्स की मृत्यु पर ज्वाइंट कैसे बांटा जाएगा। देखिए इसके हिसाब से तो इसमें ये थोड़ा डाउटफुल आंसर है, लेकिन यहाँ पर बी लगा हुआ है, पूरे को बांटा हुआ है। चलिए एक बार आप लोग अपने से खोजिएगा, फिर हम इसको देख लेंगे कैसे क्या करना होगा। देखिए अभी तत्काल बी नंबर है, टोटल को बांटा है, इसके हिसाब से टोटल बांटा। अगर 20,000 को बांटने की बात है तो कहीं से 20,000 का चर्चा इसमें नहीं है, इसलिए सवाल थोड़ा हमको संदेह लग रहा है, फिर भी एक बार हम भी देख लेंगे, आप लोग भी देख लीजिएगा क्या आंसर हो। चलिए अब आते 11 नंबर, ABC साझेदार है जो लाभ हानि को 3:2:1 में बांटते हैं और इतना को मृत्यु हो जाती है, पिछले 4 वर्षों के औसत लाभ पर इतना। देखिए बड़ी अच्छा सवाल दिया है, प्रॉफिट निकालना है तो देखिए इसमें नियम है, यह जगह भी हमारे पास प्राप्त है। जो मर रहा है सी का लाभ, सी का प्रॉफिट 72,000 औसत लाभ दिया है, गुना सी मरा है तो सी 1/6, चूँकि 1/6 यहाँ पर ये रेशियो काम करेगा। अब जो महीना जिंदा है तो जनवरी फरवरी 31 दिसंबर के हिसाब से तो 2/12, इसको कटाने के बाद जो आएगा वही आपका बनेगा। तो इसमें आपको 12 छक 72, यानी ये 6 मरतबे कट गया, एक कट गया 1,000, यानी 2,000 रुपया इसका लाभ होना चाहिए। चलिए एक बार चेक करते हैं 2,000 दिया कि नहीं, तो 2,000 देखिए यहाँ दिया हुआ है। बहुत अच्छा सवाल था, ये सवाल बहुत करंट आप लोग क्लास में ऑफलाइन में किए हैं, 2,000 आंसर दिया हुआ है। उसके बाद चलते हैं। अब देखिए उसमें 12 नंबर जो क्वेश्चन है उसको गौर से देखेंगे। ABC लाभ हानि को 3:2:1 में बांटते हुए साझेदार है। सी की मृत्यु हो जाती है, ख्याति का मूल्य 60,000 लगाया जाता है, तो मृतक साझेदार को तरह ख्याति की नियत राशि क्या होगी। देखिए ये बड़ी सिंपल है, सी मरा है और ख्याति का मूल्य इतना लगाया गया है, तो यहाँ पर सीधा सा बात है, इसके क्या करेंगे, इसके 1/6 सी का हिस्सा है, 10 रुपया इसका हिस्सा बैठेगा, इसलिए 10 रुपया वाला पर आंसर जाइएगा। सिंपल फंडा था, आप जो मरा उसका रेशियो से निकाल दिया जाता है, और गुडविल में कभी टाइम वेस्ट नहीं यूज किया जा सकता है। 3 MLA 3 को पार्टनर दिया है, लाभ नहीं बांटे थे, उन्होंने इतना कि एक लीड देखी थी, मृत्यु हो जाती है, एक हिस्सा क्या होगा। देखिए ये सवाल थोड़ा समझना। अब देखिए ये आपको 18 रेशियो में देखा जाए तो ये हो जाएगा 7 है और 7 यानी 16 और 16 इस तरह का रेशियो। इसमें 96,000 और जो मरा है, यानी मरा है ए का हिस्सा, ये 3/16 है, 16/85 1696 यानी ये 18,000 रुपया वाला हिस्सा आएगा। इसमें सिलेंडर वैल्यू नहीं दिया तो 18,000 पर काम कर लेंगे, तो ये हुआ। 14 नंबर, एक साझेदार की मृत्यु होने पर सभी साझेदार के ली गई संयुक्त बीमा पॉलिसी को लिए फर्म बीमा से डैश पाती है, पॉलिसी अमाउंट पाती है, जो पॉलिसी अमाउंट है सिलेंडर वैल्यू। देखिए ये सवाल थोड़ा समझना है, ये सवाल समझ कि साझेदार के मृत्यु होने पर सभी साझेदार के ली गई संयुक्त बीमा पॉलिसी के लिए फर्म बीमा कंपनी से क्या पाती है। तो पूछ रहा है कि कौन सिलेंडर वैल्यू ज्वाइंट लाइफ पॉलिसी। देखिए मरता है इसमें, तो इसमें यही चीज़ हमको समझना था। ये 14 नंबर क्वेश्चन को एक बार
हम भी थोड़ा सा देख लेते हैं, हमको थोड़ा सस्पिशन इस पर लग रहा है। देखिए इसमें कल के वीडियो में चाहे कभी याद दिलाइए, कमेंट्स में इसको बता देंगे। जो आंसर अभी दिया पॉलिसी में हम इस पर स्पेशल डिस्कस कर देंगे, थोड़ा ज़्यादा क्लियर होगा। चलिए 15, ABC 3:2:1 में लाभ हानि विभाजित करते हैं। साझेदार हैं 3 लाख के ज्वाइंट लाइफ पॉलिसी थी, चिट्ठा में इसका समर्पण मूल्य इतना है और मृत्यु हो जाती है। चलिए इसी से तीनों को क्लियर करेंगे। तो देखिए यहाँ पर अब सवाल पूरा क्लियर हो गया। हम जो कंसेप्ट खोज रहे थे वो कंसेप्ट यहाँ जाके मिला। आप देखिए अभी ज्वाइंट लाइफ पॉलिसी 3 को सवाल था, यहाँ से हम छोड़ के आए थे, तीनों क्लियर करेंगे। यहाँ से 10 नंबर से देखिए ज्वाइंट लाइफ पॉलिसी का मतलब होता है कोई पार्टनर, अगर हम 1,20,000 कराए हैं, अब सिलेंडर वैल्यू 20,000 है, अगर हम सिलेंडर करते हैं, सिलेंडर का मतलब जानते हैं क्या होता है? ज्वाइंट लाइफ पॉलिसी का मतलब होता है कि 3 को पार्टनर है और किसी कारण से एगो का मृत्यु हो जाएगा तो पूरा पैसा मिलेगा। और सिलेंडर वैल्यू का मतलब होता है कि हम अपना से ले जाकर तुड़वा दे। जैसे मान लीजिए कि हम लोग 3 को पार्टनर, एगो रिटायर हो रहा है, तो रिटायर जब होगा ना तो उस केस में सिलेंडर वैल्यू काम करता है। चूँकि हम लोग अपना से कोई रिटायर हो रहे हैं और पार्टनर घर जा रहा है तो कह रहा है नहीं बीमा तोड़िए, तो जब बीमा तोड़ेंगे तो 20,000 मिलेगा। लेकिन पार्टनर मर जाएगा, मरना ही के तो इंश्योरेंस कराया जाता है कि भाई कोई अचानक मर जाता है तो पूरा पैसा दीजिए। इसलिए 1,20,000 का बंटवारा कीजिएगा। इसमें राइट आंसर था। यहाँ भी एक क्वेश्चन हम लेके आए थे, ये वाला जो भी क्वेश्चन था उसमें भी आपको दिखा देते हैं। हाँ यहाँ भी 14 नंबर जो देखिए पॉलिसी अमाउंट जितना का हम पॉलिसी कराए हैं उतना ही सिलेंडर वैल्यू में, अगर रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर होगा, रिटायर होगा तो सिलेंडर वैल्यू में जाएंगे, अगर कोई मर जाता है तो पॉलिसी में जाएंगे। चलिए इसमें भी सेम है, 90,000 से हमको कोई मतलब नहीं है। ये 90,000 सिलेंडर वैल्यू डेट ऑफ पार्टनर में नहीं काम करेगा, ये रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर में करेगा। पूरा पॉलिसी के अमाउंट को हम डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे इसमें। क्लियर। इसके बाद हम बात करेंगे फॉर्म द्वारा प्राप्त संयुक्त बीमा पॉलिसी की राशि बांटी जाती है। फॉर्म द्वारा प्राप्त संयुक्त बीमा पॉलिसी की राशि बांटी जाती है। साझेदार के पुराने ला देखिए प्रारंभिक पूंजी के अनुपात में नहीं, गलत है। अंतिम पूंजी के अनुपात में गलत है। सभी साझेदार के पुराने रेशियो में बांटा जाता है, इसलिए C नंबर पर टिक लगाया गया है। चलिए 17 नंबर किसी साझेदार की अवकाश ग्रहण करने अथवा मृत्यु होने पर संपत्ति और दायित्व के मूल्य में परिवर्तन को दिखाने के लिए कौन सा खाता तैयार किया जाता है? देखिए ये तो सिंपल फंडा है। साझेदार के अवकाश ग्रहण करे, मृत्यु करे, इसमें जो वस्तु का दाम घटता बढ़ता उसमें रिवैल्यूएशन के मार्फत से दिखाया जाता है, इसलिए पहला नंबर आंसर होगा। रिलायसन है, रिलायसन तो अभी समापन वाला खाता में होता है, जो वसूली होता है डिसोल्यूशन के चैप्टर में चल जाता है। अब चलिए ABC साझेदार है, AB साझेदार है, लाभ हानि को 2:2:1 में बांटते हैं। C की मृत्यु 31 मार्च को हो जाती है और 31 मार्च 2000 समाप्त होने वर्ष के लाभ इतना है। तो मृतक की देखिए इसमें टाइम नहीं काम करेगा, क्योंकि 31 मार्च को ही हिसाब किताब बंद किया जा रहा है और 31 मार्च को ही मर जा रहा है। इसलिए C का हिस्सा इसमें निकालने के लिए आपको क्या करना होगा? आपको यहाँ जगह थोड़ा सा हम देख लेते हैं, यहाँ जगह है, आपको 64,000 चूँकि टोटल लाभ है और 1/, कितना लिखेंगे? 1/5, ठीक है। 1/5 में आप काटेंगे तो आएगा 12,800 रुपये आएगा। टाइम इसलिए नहीं काम करेगा क्योंकि जिस दिन हमारा खाता क्लोज हो रहा था, उसी दिन वह पार्टनर मर गया, तो उसमें टाइम का जरूरत नहीं पड़ेगा, डायरेक्ट उसके रेशियो से हम डिवाइड करके निकालेंगे जो भी मरेगा। चलिए यदि 3 साझेदार है और 5:3:2 में लाभ बांटते हैं, साझेदार A की मृत्यु पर ख्याति के नाम पर A उत्तराधिकारी है। देखिए 3 साझेदार ABC है, साझेदार की A की मृत्यु पर ख्याति के नाम पर A की उत्तराधिकारी B और C कितने राशि चुकाएंगे? देखिए एक क्वेश्चन पूछा है और ख्याति मूल्यांकन 3 वर्षों के औसत लाभ पर किया गया। तो यहाँ पर एक बहुत अच्छा सवाल किया है कि A मर रहा है, A के रेशियो हटा देंगे और इस रेशियो के आधार पर इसके गुडविल को निकाल देंगे। इसके गुडविल के निकालने का मतलब है गुडविल इतना दिया है तो कुल वर्षों का लाभ देते, यहाँ औसत लाभ के दुगुने पर किया जाएगा। तो यहाँ पर इसका कैलकुलेशन करना पड़ेगा, थोड़ा सा स्पेस हमको चाहिए, जिस अभाव में हम इस मैथ को डील नहीं कर पा रहे हैं। लेकिन अगर आप इसको बनाते हैं तो निश्चित हिसाब से बन जाएगा। न्यूमेरिकल मैथ हमने बोर्ड पर व्हाइट बोर्ड पर जब पढ़ा रहे थे तो इस तरह के कई बार सवाल मिलता था और इस तरह के सवालों में आराम से 3 वर्षों का कुल लाभ दिया है, तो 3 वर्षों का कुल लाभ दिया तो सबसे पहले गुडविल निकालने का तरीका इसको देख लेना चाहिए। इसमें 3 से भाग तुम लोग कर लेना, आगुना दुगुना, ये गुडविल के मान निकल जाएगा, ठीक है।
मैंने कह रहा है 3 वर्षों के कुल लाभ, तो 3 वर्षों के कुल लाभ में से हमको निकालना औसत लाभ गुडविल, तो कुल लाभ बटा 3 वर्ष आप भागा दुगुना कह रहा, दुगुना पर एक गुडविल निकल जाएगा। आज जब गुडविल निकल जाएगा तो मारा हुआ के हिस्सा निकल लेना, अब मारा हुआ के हिस्सा निकल जाएगा तो उसे बांट देना, बात खत्म। चलो, किसी साझेदार की मृत्यु होने पर उसके देय पूरी राशि किसके खाते में हस्तांतरित? एक्सीक्यूटर, ठीक है, एक्सीक्यूटर। देखिए उसमें लिख रहा है सभी साझेदार के पूंजी खाते में, रॉन्ग, शेष पूंजी नहीं, उससे उत्तराधिकारी खाते में, ठीक है। उसके इंग्लिश वाला में थोड़ा गलती है, सक्सेसर क्या पता नहीं क्या है, देख लीजिएगा, लेकिन उस उत्तराधिकारी हो सकता है इंग्लिश उसका और हो, ठीक है। चलिए 21 नंबर, एक साझेदार की मृत्यु होने पर संयुक्त जीवन बीमा पॉलिसी को निम्न पूंजी खाते में जमा किया जाता है। एक साझेदार की मृत्यु होने पर ज्वाइंट लाइफ पॉलिसी किसके पूंजी खाते में? मृतक साझेदार सहित सभी साझेदार की। जब लाइफ पॉलिसी टूट गया तो सब में बांट दिया जाता है, सब में जमा होता है, इसलिए मृतक के अलावा भी जितना बच गया, अभी इंश्योरेंस से टूट गया, 3 आदमी का इंश्योरेंस मर गया तो इंश्योरेंस का पैसा पूरा मिल जाएगा, 3 आदमी बांट लेंगे, जो जिंदा लेगा, जो मरा उसका एक्सीक्यूटर लेगा, मामला खत्म। उसके बाद हम लोग लगा लास्ट क्वेश्चन पे है, बहुत करीब क्वेश्चन। चलिए आज 23 क्वेश्चन का सीरीज है, चलिए घबराइए मत, आप इत्मीनान से वीडियो क्लास लेते रहिए। देखिए बहुत अच्छी चीज़ है कि इस तरह का टेक्नोलॉजी से आपको पढ़ाई मिल जा रहा है, नहीं तो लॉकडाउन से पहले हम लोग भी नहीं जानते थे और आप लोग भी नहीं जानते थे, लेकिन इस तरह की पढ़ाई अगर मिल रहा है इसका फ़ायदा उठाइए और कोशिश करिए कि थोड़ा सा वीडियो प्रमोट हो। चूँकि 150 से प्लस व्यू नहीं आ रहा है, 200-300 जाना चाहिए, तो आप लोग थोड़ा शेयर कर देते हैं ना, तो आपका शेयर क्या होगा ना कि जब व्यू जाता है ना, थोड़ा सा मनोबल हमारा भी बढ़ता है वीडियो बनाने में। इसलिए आप लोग मतलब बहुत चीज़ शेयर करते हैं, ऐसा नहीं कि नहीं शेयर करते हैं, बहुत चीज़, ये थोड़ा इसको शेयर कीजिएगा तो मेरे को बेनिफिट होगा, मेरा बेनिफिट होगा, मनोबल बढ़ेगा और हम पूरे सीरीज पर काम करेंगे। इस तरह जल्दी 20 में से हटेंगे नहीं, इसलिए व्यू बढ़ाने की कोशिश कीजिए, कमेंट्स लाइक सब चलता रहे, जो कि आप देखते हैं तो उसका हम समझ लेते हैं कि व्यू आया, आपको अच्छा लगा तो लाइक लगा, आपको और अच्छा लगा तो कुछ लिख देते, यही चीज़ से हम लोग को पता चलता है कि हमारे स्टूडेंट इससे जुड़े हुए देख रहे हैं। तो ये सब हो सकता है तो ठीक है, नहीं तो वीडियो आराम से देखते रहिए, मैं अपना काम कर रहा हूँ, ठीक है। चलिए, किसी साझेदार की मृत्यु पर संपत्ति के पुनर्मूल्यांकन के लाभ को किसके पूंजी खाते में जमा किया जाता है? कह रहा है कि साझेदार की मृत्यु संपत्ति पुनर्मूल्यांकन सभी साझेदार के पूंजी खाते में, सभी साझेदार के, अभी रिवैल्यूएशन बनाते उसमें कोई लाभ नहीं, सभी साझेदार के पूंजी खाते में करेंगे, ठीक है। इसमें आंसर बी होगा, ठीक है। उसके बाद कह रहा है लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, किसी साझेदार की मृत्यु पर शेष साझेदार जिन्हें लाभ हानि विभाजन अनुपात में परिवर्तन के कारण लाभ प्राप्त होता है तो क्षतिपूर्ति करेंगे मृतक साझेदार को। देखिए कि साझेदार के मरने से शेष साझेदार जिन्हें लाभ हानि विभाजन अनुपात प्राप्त होता है, अगर किसी तरह का क्षति होता है तो कौन करे? तो मृतक साझेदार को देना है। मृतक साझेदार वो अपना लाभ हानि छोड़ के जा रहा है, उसके जो भी क्षतिपूर्ति है इन लोगों को बचे हुए साझेदार को देना होगा। यही सवाल है। आज 23 सीरीज है, हम लोग 1, 2, 3 तीसरे वीडियो में हैं और हर वीडियो में अलग अलग सीरीज लेकर आ रहे हैं, तो कोशिश करें कि आप ये बोर्ड मॉडल क्वेश्चन को देखें, याद करें, परीक्षा तक लेकर चले, बहुत अच्छा होगा। तो हम उम्मीद करते हैं कि आज मेरा वीडियो का व्यू थोड़ा बढ़ेगा, आपका शेयर भी बढ़ेगा और कमेंट्स भी बढ़ेगा। इसी उम्मीद से आपसे विदा लेते हैं, कल फिर मुलाकात होगी, तब तक सभी को धन्यवाद।